जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरियाब आरिफ। और आज मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, क्योंकि शुएब यहां पर नहीं है। उनके प्यारे, उनके दोस्त जो कि शुएब से वाबस्ता हैं, वो जानते हैं कि शुएब माशाल्लाह आज अपनी हज की अदायगी के लिए परवाज भरने वाले हैं। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो आज़मीन हज हैं वो भी आज अपनी सरकारी सतह पर जो चलने वाली आखिरी फ्लाइट है उसका हिस्सा बनेंगे। तो उन सभी के लिए हम दुआ को हैं बस शमूल शुएब कि अल्लाह ताला इनके लिए हज की आसानियां जो है वो मुमकिन बनाए और इन तमाम लोगों का हज कबूल मंजूर फरमाए। प्रोग्राम में आगे चलकर शुएब से हम मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि जब वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो वहां पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं, किस किस्म के मनाजिर हैं। क्योंकि एक हमेशा से एक मोमेंट ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई प्यारा हज या उम्रा के लिए जाता है तो घर के सब छोटे बड़ों की ख्वाहिश होती है कि हम भी एयरपोर्ट जाएं और जाकर उन्हें सी ऑफ कर आएँ। एक खूबसूरती वाला जो मंजर है वो हम सबको देखने को मिलता है। किसी के हाथ में मिठाई का टोकरा होता है तो किसी के हाथ में गुलाबों के फूल और गुलदस्ते होते हैं। तो इन सब पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग इस किस्म के माहौल की बात कर रहे हैं तो ऐसे मौसम की भी बात करते हैं जो कि थोड़ा सा तब्दील हुआ है कल रात से अब तक। सुबह जब मैं आ रही थी, अम्मी से रोजाने की बेस पर बात होती है, तो वालदा मेरी बता रही थी कि लाहौर में कल रात के वक़्त में 9 से 10 बजे के करीब मौसम थोड़ा बदला। उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस्लामाबाद में मौसम अच्छा हुआ है तो शायद वहां पर भी मौसम में तब्दीली होगी। लेकिन आपको याद होगा डीजी मेट साहब हमारे साथ अक्सर बेशतर टेलीफोन कॉल्स पर होते हैं और उन्होंने बताया था कि जुलाई के पहली तारीख को या फिर यूं कहिए कि जून की आखिरी तारीख को मौसम तब्दील हो जाएगा। ना सिर्फ कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात उन्होंने जाहिर किए थे, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने कहा था कि मौसम बेहतर हो जाएगा। तो आज से मॉनसून बारिशों का क्या वाकई आगाज होने जा रहा है, इस पर हम उनकी राय लेंगे और ये भी जानेंगे कि कहीं पर लैंडस्लाइडिंग के खदशात तो नहीं हैं। साथ ही साथ कि जो होने वाली बारिशें हैं वो कितनी मुफीद हैं, ना सिर्फ इंसानों के लिए, चरिंद परिंद के लिए, यहाँ तक कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे खाली डैम्स पड़े हैं, क्या बारिशों के हवाले से ऐसी कोई पेशगोई है कि हमारे जो नदी नाले हैं इनमें तुग़यानी आए बगैर पानी इतना भर जाए कि लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। तो इसीलिए प्रोग्राम में सबसे पहले उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मेट महर साहबजादा खान साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। महर साहब बताइएगा कि आज से अवाम तैयारी कर लें, खुश खबरी आप देने चाह रहे हैं कि मॉनसून का पहला स्पेल जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल जी, ये देखें, ये हमने फोरकास्ट जो है वो काफ़ी दिन पहले कर दी थी कि जून का आखिरी दिन या एक 29 या 30 को ये मानसून का स्पेल जो है वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएगा। तो आपने देखा है कि जी लाहौर या उसके आसपास या कराची में, इवन कराची में काफ़ी बादल है। रात कराची में बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा कोटली और सियालकोट में बाकायदा बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। तो मौसम आज आपने सुबह देखा होगा कि इस्लामाबाद में बड़े अच्छे बादल थे, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और हवा भी वो थी जो कि मानसून की इंडिकेशन होती है। अच्छा। साउथ ईस्टर्ली विंड थी। तो उससे आपने फिर ये है कि 3-4 दिन से आप लगातार देख रहे होंगे कि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा था, जिसकी वजह से गर्मी होने की वजह से एक हबस सा महसूस होता बहुत था। ज़्यादा बहुत तो ज़्यादा ये सारी मानसून की इंडिकेशन होती थी। तो आज इंशाल्लाह अक्सर इलाके जो हैं पंजाब के, कश्मीर के और KPK के भी कुछ इलाके हैं, इवन कराची में भी जो हल्की बारिश है वो उसका इम्कान है। तो ये शुरू हो जाएगी, ये बाकायदा मानसून का आगाज़ है। और ये पहला स्पेल जो है अभी ये थोड़ा सा हल्का होगा 2-3 दिन, फिर उसके बाद इसमें शिद्दत आती जाएगी। अच्छा, मतलब यानी कि पहले स्पेल में 2-3 दिन बारिश हमें नजर आएगी, फिर थोड़े से गैप के बाद हमें मुसलसल गैप नहीं, बस आप गैप इस तरह समझे, झड़ी कमजोर होगी। हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये फिर ये 3 तारीख से जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और कराची और उसके आसपास जो कोस्टल एरियाज हमारा है बलूचिस्तान का, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी बारिश लग रही है, बल्कि ज़्यादा बारिश लग रही है। और फिर हमारे ऊपर के इलाके जो हैं यहाँ पे भी अच्छी बारिश है। और आपने कहा कि जी पानी की जो सूरत हाल इस वक्त डैम्स में चल रही है या जो कुछ भी सिचुएशन है, तो इसमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आज हमने देखा है कि जी हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं वहाँ पे थोड़े से दर्जा हरारत इंक्रीज़ हुए हैं। तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा जो तरबेला में पानी है उसकी सतह कोई तकरीबन आप कह लें कि जी 20,000 क्यूसेक कितने तक ज़्यादा आया है। ठीक है। तो ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा हो जाएगा। और हम इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि चूँकि बारिशों की फोरकास्ट
हम कई दफ़ा पहले भी बता जी, चुके जी। हैं कि इस साल मानसून की बारिशें जो है अबव नॉर्मल हैं, तो ये इंशाल्लाह पानी के रिजर्वायर्स जो हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, जिससे इंसानों को भी सुकून मिलेगा। जो तकरीबन आप कह लें कि जी इंसान क्या पूरा इकोसिस्टम आपका इन्हीं बारिशों पे डिपेंड करता है। आपने अपने रिजर्वायर भरने होते हैं, फिर दरिया हमारे बहते हैं तो हमारी ज़मीन की सरफेस जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो जहाँ जहाँ से जा रहे होते हैं आसपास दूर दूर तक वो रिचार्ज होती है, और वही पानी फिर हमने पूरा साल इस्तेमाल करना। अच्छा महार साहब, ये भी जरा बताइएगा कि लैंड स्लाइडिंग के खदशात तो ऐसे में नहीं है, क्योंकि आपने जब से हमें मानसून की बारिशों के बारे में जब भी अपडेट किया, आपने कहा कि इस साल बारिशें माजी की निस्बत जरा ज्यादा होंगी, तो क्या हम अभी फौरी तौर पर इस बात का अंदेशा रख सकते हैं या इंदिया दिया जा सकता है कि नदी नालों में तग़यानी के खदशात मौजूद हैं, या फिर पहले स्पेल के बाद इस बारे में कोई ना कोई इंडिकेट जो है वो सामने आएगा, कुछ ना कुछ इंटीमेट किया जाएगा? बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी। ये देखें, हमने एक मानसून की फोरकास्ट देनी होती है, वो हम सीजनल फोरकास्ट उसको कहते हैं, तो ये बहुत पहले हमने बता दिया था आपको, लेकिन उसके बाद डेली सिचुएशंस जो तब्दील होती रहेगी वो भी हम उससे भी आपको बाखबर रखेंगे। आपको क्या, आप पूरे पाकिस्तान को या जहाँ पे कोई थोड़ा सा हमें लगेगा ना कि वल्नरेबिलिटी आ रही है और कोई ऐसा फिनोमेना लैंडस्लाइडिंग है, फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान है, या दरियाओं में तग़यानी का इम्कान है, अर्बन फ्लडिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपके साथ हम रहेंगे और आवाम की बेहतरी के लिए ये बताते रहेंगे। आपने अर्बन फ्लडिंग का नाम लिया। अर्बन फ्लडिंग के ज़्यादातर खदशात जो हैं वो हमें कराची में उसके नुकसानात और असरात नज़र आते हैं, इसके बारे में भी मुझे थोड़ा आगाह कीजिएगा। लाहौर की तरफ चले जाएं तो दरिया रावी के किनारे जो आबादियाँ होती हैं वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर रहने वाले जो खाना बदोश है उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन एरियाज़ में बारिश के बारे में क्या अपडेट है, क्या खबर है? दूसरा ये भी कि थर में मानसून का स्पेल कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, ये हमारे जो लाहौर या उसके आसपास दरिया के अंदर लोग तो वो आप कह रही हैं ना कि झुग्गियों वाले, वो नहीं बल्कि लोगों ने घर बना लिए थे इंक्रोचमेंट करके, लोग तो अंदर दरिया के चले गए हुए हैं। तो उनके लिए भी ये होता है कि एक तो होता है कि जी दरिया में पानी आएगा तो वो तो तब इफ़ेक्ट होंगे, और इंशाल्लाह अगर बारिशें होंगी तो उस दरिया में भी पानी आएगा और रावी की अच्छी सूरत हाल हो जाएगी, जो काफ़ी सालों से उसमें पानी की इतनी मिकदार नहीं आई। तो कराची में जैसा कि कराची में भी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है, मेगा सिटी है, 3 करोड़ आबादी का शहर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ ही जाता है। बिल्कुल, पानी ठहर भी जाता है, फिर इतना उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कल पिछले 2 दिन NDMA ने एक मॉक एक्सरसाइजेज करवाई है, एक्सरसाइज करवाई, तो उसमें सारे इदारे जो है उनको उन्होंने कॉल किया हुआ था। अच्छा सर, मैंने ये देखा है माजरत के साथ, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन NDMA एक्सरसाइज हमेशा करवाता है, लेकिन फिर भी तवक्कुआत के बरअक्स हम देखते हैं कि बारिशें हो जाती हैं और फिर उसे उस वक्त संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़रा इस तरफ भी आइएगा, जब मैंने कहा ना कि चरिंद परिंद को भी इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पर जो हमारे किसान बिरादरी है उनके लिए उनकी जो फसलें इस वक्त काश्त उन लोगों ने की हुई, क्या उनको किसी किस्म का नुकसान तो नहीं ज़्यादा बारिशों की सूरत में? ज़्यादा बारिश देखें अगर हो तो नुकसानदेह होती है, लेकिन चूँकि ये हमारा जो ये सीज़न है खरीफ का, इसमें ज़्यादा हमारे गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न के कुछ इलाके या इसके आसपास साहिवाल, फैसलाबाद, यहाँ पे चावल की फसल काफ़ी काश्त होती है, और चावल जो है वो पूरा वो पानी पे डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए तो ये बड़ी अच्छी बरान रहमत साबित होती है कि पानी ज़्यादा आ जाए, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना आ जाए कि एकदम वो बिल्कुल ही उसको वो खत्म कर दे फसल को, या कुछ ज़्यादा अरसे के लिए बहे, तो वो वैसे पानी चलता रहे तो वो चावल की फसल के लिए ठीक होता है। बाकी देखें जी, पूरा इकोसिस्टम आपका जो है, आप दरियाओं की ट्रैक देख लें, वहाँ पे आबादियाँ देख लें, वहाँ पे जो हमारे जो भी इनहेबिटेंट्स हैं वो सारी इसी पे डिपेंड करता है। इवन इंसानों से लेके चरिंद परिंद या जो कुछ भी है वो सारे ये इस बारिश पे। देखिए, पानी अल्लाह ताला ने एक रहमत बनाया हुआ है कि जी आपके जिस्म को भी ज़रूरत होती है, आपकी फ़ज़ा में भी उसकी ज़रूरत होती है, ज़मीन को भी उसकी ज़रूरत होती है। तो ये अगर तो हिसाब किताब के मुताबिक है तो ठीक है,
लेकिन को थोड़ा सा ज्यादा भी चलो ज्यादा भी हो, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपके लिए नुकसानदायक भी। हाँ, जरा नुकसानदेह लास्टली भी मेरे हो सकता है। चंद दो छोटे छोटे सवाल हैं, इनका जवाब दे दीजिए कि लैंडस्लाइडिंग के खतरात आप देख रहे हैं, इसके खदशात मौजूद हैं तो किन इलाकों की तरफ, और दूसरा ये कि मॉनसून के आपने कहा ना कि ये अभी कमजोर झड़ी है, तेज झड़ी 3 जुलाई से शुरू होगी, तो क्या इससे पहले वाले स्पेल में कोई हब्स ज्यादा माहौल तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। हमारे जो शुमाली इलाके हैं, यानी अच्छा। आप एबटाबाद से ऊपर जाएंगे या जहाँ जहाँ पे भी पहाड़ी सिलसिला आपको मिलेगा, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग अगर ज़्यादा बारिश होती है तो डेफिनेटली होता है, रोड ब्लॉक्स होती हैं। तो इसलिए हमारे जो टूरिस्ट भाई हैं उनके लिए ये है कि जी वो थोड़ा सा ये मौसम का हाल जो है वो देख के चलें, ताकि उनको कोई मसला ना हो किसी जगह पे फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है वहाँ पे, और कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलता कि जी किस तरह निकाला जाए। तो ये इलाके वल्नरेबल तो हैं हमारे जितने भी शुमाली इलाका जात हैं, तो थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन अगर लेके चलते रहेंगे तो इसमें तकलीफ भी नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डीजीमेट महर साहबजादा खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौसम के हवाले से हमें ओवरऑल अपडेट कर रहे थे किन इलाकों में मौसम खुशने वाला है, किन इलाकों की तरफ लैंडस्लाइडिंग के खदशात मौजूद हैं, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, लेकिन ऐसे में एनडीएमए की तरफ से एक एक्सरसाइज जो है वो जरूर की गई है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात जो कुदरत के फैसले हैं उसमें इंसानी फितरत जो है या उसके जो काम है वो अधूरे या नामुमकिन पड़ ही जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो खुदा के हाथ में होती हैं। सो लेट्स सी, अल्लाह करे कि मौसम बेहद खूबसूरत हो जाए और किसी भी शख्सियत को, किसी भी चरिंद परिंद को, यहाँ तक कि हमारे किसान बहन भाइयों की फसलों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आगे प्रोग्राम में जब हम बढ़ेंगे तो बात उस नुकसान की भी करेंगे जो कि ना चाहते हुए भी अक्सर कहीं ना कहीं हमें होता हुआ नजर आ रहा है। कोशिशें की जाती रही हैं, माजी में भी कोशिशें अब भी की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कोविड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी पर अपने खदशात का इजहार भी किया गया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और मुल्क में जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं उस पर उन्होंने इजहार तशवीश जो है वो जाहिर किया है और आवाम से अपील की है कि कोरोना से ताल्लिक जो एसओपीज बताए गए हैं उस पर अमल दरामद करें। अपनी एक ट्वीट में कल उन्होंने आवाम को ये पैगाम दिया, जिसका अक्स आप इस वक्त साइड वाली विंडो में देख भी सकते हैं, और वहां पर ये बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और एसओपीज, मेरी पूरी कौम से अपील है कि कोरोना से मुतल्लिक हिदायत और डॉक्टर्स ने हमें महफूज रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, लिहाजा इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ उन हासिल की जाने वाली कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना है जो कि माजी में हमने कोरोना पर काबू पाकर हासिल की हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिस पर हम लोग मामला देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ पोलियो के खतरात हैं जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुए, पोलियो केसेस भी उसी तरीके से हमें डेली बेसिस पर नजर आ रहे हैं, जबकि पोलियो मुहिम जो है वो भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं पर हमें नाकामी का सामना हो जाता है। लेकिन कोरोना की सिचुएशन में आपने क्या करना है, एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार को कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना पहुंचे, और अगर हुकूमत सख्त किस्म के फैसले ना ले जो कि आपकी कारोबारी जिंदगी को मुतासिर करे, तो जो एक बेसिक स्टेप्स है ना उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। बाकायदगी से आपने हाथ धोने हैं, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, ये वो एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। समाजी फासला आपने थोड़ा सा बरकरार रखना है। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स नज़र आ रहा है कि जिसे मुसलसल खांसी रह रही है, जिसे मुसलसल नज़ला ज़ुकाम रह रहा है, जो कि आए रोज़ दवा लेने के बावजूद बुखार का शिकार हो जाता है, इस कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं ना, तो उस बंदे को, उस शख्स को इस बारे में कोई आरी महसूस होनी चाहिए कि अच्छा फ़लाँ बंदा जो है वो मुझसे समाजी फासला बरकरार रखना चाह रहा है, ये मेरे बारे में किस किस्म के अजम्पशंस रख रहे हैं, ना तो उन्हें बुरा बनाना चाहिए। और जो इस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अगर उनके लिए पॉसिबल है तो ज़रा समाजी फासला जो है वो बरकरार रखें, क्योंकि ऐसे में आपको पता है कि अभी ईद उल अज़हा की आमद है, 10 रोज़ बाकी रह गए हैं, और ऐसे में कोंगो वायरस का जो खदशा है वो भी बकर मंडियों की तरफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एक तरफ कोरोना वायरस से आप निपटेंगे, दूसरी तरफ आप लोग कोंगो वायरस से निपटेंगे, तो देखिए कि फिर सिचुएशन कहाँ जाएगी, और उससे हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो खुदा न खास्ता ज़रूर मुतासिर हो सकता है। और उसके मुतासिर होने का वाज़े तौर पर एक मसला ये होगा कि आप मुतासिर होंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे चलकर बात करते हैं उस बजट के लिए जो कि कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। गो कि बहुत सारे मामलात में हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से बड़े भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी और मिफ्ता इस्माइल साहब को इस किस्म के स्टेप्स जो है वो लेने पड़े। कल भी मैं उनका एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा, उनसे एक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं, कोई तो रास्ता होगा ना कि आप ये टैक्सेस कम कर सकते। तो उन्होंने कहा कि यकीन जानिए अगर मेरे पास होता
तो मैं ऐसा ज़रूर करता, लेकिन बदकिस्मती से मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं अपनी आवाम से झूठ नहीं बोल सकता। मैं कैसे अदाद-ओ-शुमार अलग हैं और लोगों को गलत स्टैट्स बताकर उनकी हौसला अफजाई करता रहूं या लोगों को झूठ में मुब्तला रखूं, इसलिए सिचुएशन ऐसी नहीं थी। इसलिए मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्हें भी एतमाद में लेना पड़ा, मुझे अपनी पार्टी के लोगों को भी एतमाद में लेना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने उन इंडस्ट्रियलिस्ट तबके की भी बात की जो कि उनसे मुलाकात के लिए मिलने आए थे। खुसूसी तौर पर कराची से ताजरों का एक ग्रुप था जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ी सी सब्सिडीज़ जो है वो दी जाएं ताकि वो कुछ ना कुछ तरीके से अपने कारोबार को बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सके। जिस पर मिफ्ता इस्माइल साहब का जवाब ये था कि अगर मैंने आपको सब्सिडी दी तो एक सवाल ये निशान होगा, वो इस सिलसिले में होगा कि जब मैं से मुराद पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा तो आपके कारोबार की स्टैंडिंग कहां पर होगी, लिहाजा ये सब्सिडीज वहां पर नहीं दी जा सकती। इसलिए हमने फिर ये देखा कि ऐसे में जो बड़ी सनतें हैं उन पर सुपर टैक्स लागू कर दिया गया है। जी हाँ, और जो नॉन फाइलर हमारे हजरात हैं उन पर जो टैक्स की शरह है वो 200% बढ़ा दी गई है, इसीलिए कि शायद के टैक्स के जो धारे में वो लोग शामिल नहीं हैं वो भी टैक्स के धारे में शामिल होना शुरू हो जाएं, क्योंकि टैक्स की अदायगी को आप यकीनी बनाएंगे, मुमकिन बनाएंगे तो गवर्नमेंट पर जो प्रेशर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो आप तक सब्सिडी पहुंचाने में किसी हद तक कामयाब हमें नज़र भी आएगी। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ये खबर सामने आई कि लेवी पर, जी हाँ, पेट्रोल लेवल पर 50 रुपये जो है वो फ़ी लीटर पेट्रोल मसनूआत की लेवी पर इजाफा कर दिया गया है कि अगर लेवी में यहाँ पर इजाफा किया गया तो डेफिनेटली आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। 50,000 से 1 लाख तनख्वाह पर 2.5% टैक्स जो है उसके हवाले से भी ये खबर सामने आई, ये कल फैसला सामने आया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ टैक्स स्लैब हैं वो आप जाकर देखिएगा, आपको बजट जो है वो भी आपको बजट वेबसाइट पर नज़र आ जाएगा और वहाँ पर 2022-23 का जो मालियाती बजट है वहाँ पे आप अपने स्लैब को जाके देख सकते हैं कि कितने फीसद टैक्स जो है वो आपकी उस पर आयद किया गया है। इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 100 से 16,000, एलपीजी पैदावार पर 30,000 मेट्रिक टन लेवी, बड़ी गाड़ियों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स और नॉन फाइलर के लिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो शरह है वो 200% कर दी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर टैक्स की छूट भी दी गई है, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। उसमें क्या है जी, डबल रोटी नान पर टैक्स छूट दी गई है, सिगरेट पर टैक्स छूट दी गई है, खाद पर, चीनी पर, सीमेंट के बगैर बार कोड फरोख्त पर पाबंदी कर दी गई है। अच्छा जी, ऑनलाइन सेल सिस्टम में ना आने वाले कारोबार पर 20 लाख तक जुर्माना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर टैक्स कम किया गया है और इसमें हम लोग फिर ये भी देख रहे हैं कि जो इस किस्म के फैसले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक रिएक्शन नजर आया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ से भी। उनको भी हमने देखा कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए कि गवर्नमेंट ने हम पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, बट लेट्स सी, ये तो होना ही था। एक दफ़ा आपको एमनेस्टी दी गई थी और उस पर हमने देखा कि रियल टैक्स को बूम कहाँ तक मिला। अगर अब कुछ देने की बारी आई है तो आपको भी उस तरह से पार्टिसिपेट करना होगा। चले जी, आगे बढ़ते प्रोग्राम में कुछ मजीद खबरों का आपको हवाला देंगे और इसके हवाले से आपको ज़रा ये भी बता देते हैं कि विफाकी काबीना की तरफ से कल एक अच्छा फैसला लिया गया है और काबीना ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का फैसला किया है। इंतहाई खुशाइंद फैसला है जो कि विफाकी काबीना की तरफ से ये कल लिया गया है। ये फैसला जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम अगर अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस तरह से पाकिस्तान ने तेल जो है कोयला जो है अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करने की बात की और फिर हमने वहाँ पर ये भी देखा कि जो पेमेंट मेथड है वो डॉलर में नहीं होगा, वो रुपीज़ में होगा। तो उसके बाद अगर ये फैसला लिया गया तो भी ये बेहतर फैसला है और फिर उम्मीद ये जाहिर की गई है कि इस फैसले से दोनों ममालिक की मईशत को बेहतर करने में मदद मिलेगी। अभी मैंने आपको कोयले का रेफरेंस दिया और यहीं पर यह खबर वाज़ेह तौर पर विफाकी काबीना की तरफ से आया कर दी गई है कि चूंकि मईशत की बेहतरी का सवाल है ना, इसीलिए जो वीज़ा पॉलिसी है उसमें नरमी बढ़ती गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह के मल्टी एंट्री वीज़े जारी किए जाएं और उन्होंने अफगान बैनुल वज़ारती राब्ता सेल की तरफ से पेश की गई तमाम तजावीज़ की मंजूरी दे दी है और लिहाजा काबीना ने बैरून मुल्क सिफारत खानों को भी ये हिदायत जारी कर दी हैं, जो कि एक खुशाइंद फैसला है। इसको एक बार फिर से सराहा जाना चाहिए। एक और कल हमें नजर आई है
और वो है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डायमंड जुबली के हवाले से, अज़्म आलिशान शाद रहे पाकिस्तान। आपको याद होगा इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से मुतअद्दिद दफ़ा हमें गुफ्तगू होती हुई नज़र आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो जिक्र करती रही हैं पाकिस्तान जो कि इस साल अपनी डायमंड जुबली जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है। 75 साल मुकम्मल होने पर माशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की राहों पर गामजन रखे और इसे दुश्मन की हर आग से महफूज रखे। इस सिलसिले में जो एक लोगो की तकरीब रुनुमाई है, जो लोगो रिवील किया गया है, वो हम आपको इस वक्त नहीं इधर आप साइड विंडो में देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा लोगो लग रहा है और इसमें पाकिस्तान के जो झंडे में रंग हैं वो नुमाया हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस वक्त ये लोगो रिवील किया गया उस पर हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्विटर पैगाम के ज़रिए न सिर्फ सबको इस बारे में मुबारकबाद भी पेश की और साथ से साथ हमने फिर ये भी देखा उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान की तरक्की को मज़ीद इसी तरह से तवाना रखे। उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने की डायमंड जुबली की खुशियों और मुबारक मौके पर अज़्म आलिशान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगो जारी कर दिया गया है और ये पाकिस्तान से मोहब्बत और इस अज़्म की तजदीद है कि हमारे बहादुर और अजीम बुजुर्गों और शहदा ने जिस अज़्म से पाकिस्तान बनाया था उसी अज़्म के साथ मुआशी तौर पर उसे मजबूत और खुद इन्हिसार फलाही मुमलिकत और दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे ताकि क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद हासिल हों और आवाम तक उसके समरात पहुँच सके। दरियासना हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब उनकी तरफ से भी जो है वो इस पर तहनीती पैगामात जो है वो सामने आया और उन्होंने भी वेलकम किया इस लोगों को और उन्होंने भी इसी अज़्म को एक बार फिर से दोहराया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान शाद रहे, पाकिस्तान आबाद रहे। और सिलसिले में उन्होंने भी ये लोगो रिवील होने पर मुबारकबाद जो है वो पेश की है। चलिए जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मजीद कुछ अपडेट भी आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि वज़ीर आज़म से जो चीन कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर कमीशन हैं खारजा अमूर के वक्त उनकी मुलाकात हुई है और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सी पैक के मनसूबों की रफ्तार को मजीद तेज़ करने और जल्द तकमील की हुकूमती अज़्म का इजहार किया है। रवाबित खुशहाली और अवामी बहबूद के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने पर गौर किया है और वज़ीर आज़म की कराची दहशतगर्दी के हमले में जो शदीद अल्फाज में मजम्मत है वो भी कल मंजरे आम पर आई है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए कल की इस मुलाकात के बाद जब वो गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर हमने यहाँ पर ये भी देखा कि मामलात जो हैं वो पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि की तरफ जाएं चीन के साथ, क्योंकि सी पैक एक ऐसा इकनॉमिक जोन है, एक ऐसे इकनॉमिक कॉरिडोर है कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत बढ़ेगी बल्कि इस बेल्ट से मुल्हिका जितने भी ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की ट्रेडिंग के मामला जो हैं वो किसी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जनाब मुझे बढ़ना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मामला भी थोड़े से बेहतर आवाज़ यहाँ पर नहीं है। तो मैं तो बोलती रहूँगी, अभी 1.5 घंटे है, मुझे मजीद आप लोगों के साथ बोलना है, बातें करनी है और कुछ मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। लेकिन बनाते एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ, हर घर के लिए, घर भर के लिए इंसाफ के तलबगार बनिए। रोजनामा इंसाफ पढ़िए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपके ऊपर फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। मुस्कुराहट इसलिए आ गई है क्योंकि मेरा दोस्त आ गया है। दोस्त कहाँ पर आया उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक खबर मैं आपको इस तरीके से भी पहुंचा दूं, क्योंकि कल जब रोते हलाल कमेटी बैठी है और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब की ज़ेर सदारत रोते हलाल कमेटी का इजलास हुआ है, तो उस वक्त ये खबर सामने आई, मुसद्दक़ा इत्तलात थी कि मुल्क भर में किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर चांद की रोयत जो है वो नहीं मिली। लिहाजा यकम ज़िलहज 1443 हिजरी का चांद नजर नहीं आया गुज़िश्ता शब, और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा अब 10 जुलाई को होगी। जी हाँ, तो ये खबर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए भी कर रही हूँ कि जुलाई और ईद उल अज़हा इतवार जो है वो दिन बताया गया है, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया है और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 9 जुलाई को होगी। तो दिन कम रह गए हैं। आपने क्या करना है कि अगर आपके कपड़े टेलर के पास हैं तो उस पर ज़रा प्रेशर डालें, फिर इससे पहले कि आपको चांद रात को बैठ के परेशान होना पड़े और आप फिर अपने टेलर को बैठ के कोसें कि भाई आपको तो मैंने कहा था कि सिलाई यहाँ नहीं यहाँ लगानी है, आपने ये क्या कर दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशगवार लम्हात और माहौल कहीं और है। वो कहाँ है? इस वक्त एयरपोर्ट पर। जी हाँ, और ये सिर्फ मैं किसी एक मखसूस इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी एयरपोर्ट से, जहाँ कहीं से भी आज हमारे आज़मीन हज जो हैं सरकारी सतह पर जाने वाली परवाज़ों के तहत अपनी आखिरी उड़ान भर रहे हैं। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ क्योंकि उनके अजीज़ व क़रीब पहुँचे होंगे एयरपोर्ट पर। कोई फूलों का हार लेकर पहुँचा है तो कोई मिठाई का टोकरा लेकर पहुँचा है, किसी ने अपनी एक अर्जी दी होगी किसी अपने प्यारे को कि ये जाके खाना काबा में रख देना, तो किसी ने ये कहा होगा कि मेरा सलाम जो है वो मदीना मुनव्वरा में पेश कर देना। तो ये रिक्कत आमेज़ मनाजिर जो हमें यहाँ पर नज़र आएंगे मखसूस एयरपोर्ट्स पर, वही रिक्कत अमेज़ मनाजिर हमें उस लम्हे भी शायद ही कभी देखना नसीब हो जब ये आज़मीन वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम आपके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करे। कोशिश करेंगे कि जिनके प्यारे वहाँ पर गए हैं, क्या पता हमारे को होस्ट, हमारे प्यारे दोस्त शुएब किसी न किसी से बात कर रहे हों और आपको सुबह पाकिस्तान में उनसे मिलने का, उन्हें देखने का मौका मिल जाए। वो मौका कैसे मिलेगा उसके बारे में भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि शुएब सबसे पहले तो जो कि आज खुद माशाल्लाह हज के फरीज़े की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ज़रिया आपकी आवाज आ रही है। आपको गुड मॉर्निंग, बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। शुएब ये बताइएगा, आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं? बिल्कुल ज़रिया, मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और सफ़र तो बहुत किए हैं, कुछ सफ़र हमने साथ भी किए हैं, लेकिन ये सफ़र जो आज का है ऐसा सफ़र नहीं किया। तैयारियां बहुत की हैं, लेकिन जो आज की तैयारी है ऐसी तैयारी पहले नहीं की। आज मैं ज़रूर कहूँगा कि 2 साल के वक्फे के बाद जो आलमी हज बहाल हुए तो उस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को हम एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं। जब ये बहाल हुआ, आपको भी याद है हमने डे 1 से इस पर बात भी की कि जिस वक्त बताया गया कि पाकिस्तान का कोटा कितना है, 81,000 पाकिस्तान का कोटा। उसके बाद फिर जिस तरह डिवीजन हुई कि सरकारी हज स्कीम के तहत और प्राइवेट हज स्कीम के तहत, उसमें नाम निकलना बड़ी बात। उसके बाद प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो भी जा रहे हैं, ज़ाहिर कहा जाता है कि ये बुलावा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुलावा आया और अब हम जा रहे हैं। और आज मैं इसीलिए वहाँ पर नहीं हूँ, आप भी जानती हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई ट्राइड कि मैं आपके साथ जूम पे कनेक्ट होता, लेकिन ड्यू टू इंटरनेट इशू हम नहीं कनेक्ट कर पाए। बट आगे चलकर इंशाल्लाह हम चीजें बेहतर करेंगे। हम आपका पीछा छोड़ेंगे जब तक आपका हज मुकम्मल नहीं हो जाता। इंशाल्लाह सुबह पाकिस्तान की टीम आपको ऐसे छोड़ने नहीं वाली है, एक एक लम्हे के विजुअल्स लिया करेंगे आपसे। आप जरा ये बताइए, आज कितनी परवाजें हैं जो कि यहाँ से सरकारी सतह पर उड़ान भरने वाली, क्योंकि ये आज को जो फ्लाइट ऑपरेशन है, अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, ये आखिरी ऑपरेशन होगा? बिल्कुल ज़रिया, अलाउ कहा गया था कि 6 जून से लेकर 30 जून तक जो सरकारी हज ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी 6 को आगाज हुआ था इस्लामाबाद और चंद और शहरों से, और आज जुज़वी तौर पर मुकम्मल इसलिए मैं इसको कहूँगा क्योंकि पहले डेट दी गई थी कि 30 जून को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आज डिफरेंट एयरलाइंस की परवाज़ें हैं वो यहाँ से उड़ान भरेंगी, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि दीगर एयरपोर्ट से। लेकिन इसमें 2-3 रोज़ जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि चंद आज़मीन जो बाद में ऐड हुए हैं उनको 3 तारीख तक लेकर जाएंगे। ऑपरेशन तकरीबन 30,000 का जो कि सरकारी हज स्कीम के तहत हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं वो आज पहुँच जाएंगे। चंद रह जाएंगे जिनको अगले 2 से 3 रोज में लेकर जाएंगे और उनका भी सफर जो है इंशाल्लाह खैरियत से होगा, ये हमारी दुआ भी है। अब मैं जरूर कहूंगा कि आपसे
जो तासरात है यहाँ पर जो मैंने देखा, जो फैमिली का जिक्र किया, वाकई रिकत में आमेज मनाजिर, क्योंकि सबकी कोशिश ये होती है कि बिल्कुल जो आखिरी लम्हात होते हैं जब आज़मीन हज जा रहे हो तो उनसे मिलने जाएं, बात करें, उनको अपनी आखिरी अर्जी दें, आखिरी दुआ का ज़रूर कहें। यूँ तो अल्लाह हर जगह, दुआ हर जगह कबूल, लेकिन कुछ ऐसे मकामात ज़रूर होते हैं जहाँ पर दुआ रद्द नहीं होती। तो ऐसे ही मकामात के लिए जब जा रहे हो और अल्लाह के लिए जा रहे हैं, इस सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अजीज़ व अकारिब, दोस्त यार, रिश्तेदार ज़रूर कहते हैं कि आपने हमारी दुआ ज़रूर करनी है। तो वो वाकई यही मनाजिर थे, लोग अपनी दुआएं बता रहे थे, गले लग के रो भी रहे थे, ज़रा कुछ जज्बाती मनाजिर भी होता है। अब चूंकि मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, आई मस्ट ऐड दिस के रोड टू मक्का प्रोजेक्ट जिस पर हमने बात भी की, और आज रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत ये फ्लाइट है जिसमें हमें सहूलत किया जरिए आपके हमारा सामान जो बुक हुआ, उसके बाद हमारी इमिग्रेशन जो कि जद्दा में होनी थी वो यहीं पर हो चुकी है। तो नाउ जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे निकलेंगे एयरपोर्ट से जैसे एक लोकल फ्लाइट से कोई निकलता है, और अपने अपने होटल की तरफ या डायरेक्टली उम्रा करने चले जाएंगे और सामान खुद से पहुँच जाएगा। लेकिन जो पहले जद्दा में इंतजार करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हरमैन शरीफैन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद, इन सब के हम बड़े मशहूर हैं रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के। प्लस मैं जरूर कहूँगा कि मिनिस्टर साहब, बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनकी टीम, उनकी कॉपरेशन कैसी है, और वहां पर आप मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए जो इंतजामात हैं उन्हें कैसा पा रहे हैं शुएब? अच्छा, सिर्फ आज की बात नहीं करूंगा जरिए, मैं जो मिनिस्टर साहब की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, तो शकूर साहब मज़हबी अमूर के वज़ीर, उन्होंने डे 1 से इसको बड़ा सीरियस लिया और हमें नजर भी आया है कि हर तरफ जो इंतजाम हैं वो खुद देखते आए हैं। इसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा, इवन जो डिफरेंट सिटी से लोग आते रहे, अगर 1-2 रोज पहले भी आ रहे थे, बिकॉज कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट इस तरीके से की गई, कहा गया कि आप मैक्सिमम जो आज़मीन है उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजें बिकॉज ऑफ दिस रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, और उनके लिए फिर इस्लामाबाद में रिहाइश का इंतजाम किया गया। जो लोग पहले आ रहे थे 2 रोज पहले, 1 रोज पहले, उनको स्टे किया गया और फिर स्टे दिया गया, और वो आराम से जा पाएंगे और उनके लिए बड़ी ही सहूलत कर दी गई है। तो ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंतजाम थे बहुत अच्छे थे यहाँ पे, और चूंकि मुफ्ती साहब 3-4 रोज पहले पहुंच चुके हैं, मदीना के हैं, बाद में मक्का आएंगे, वहाँ के इंतजाम भी वो देख रहे हैं, वक्तन फवक्तन वेट को दे रहे हैं। और उन्हें खास तो जरूर मैं ऐड भी करूँ, उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तानी आज़मीन हज जो यहाँ से इस्लामाबाद से या पाकिस्तानी किसी और शहर से जा रहे हैं और वहाँ पर पहुंचेंगे तो वो पाकिस्तान के सफीर बन के जाएंगे। ठीक है, हज तो करना है, अल्लाह के मेहमान बन के वहाँ पर जा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर करेंगे। हम सबको ख्याल रखना है पाकिस्तान के वक़ार का, अपने वक़ार का, अपनी इज्जत का। तो ये मेरा मैसेज यहाँ से भी था। ठीक है शुएब, बस अब आपसे आखिरी से मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम में मजीद मेहमानों की तरफ भी आगे बढ़ना है। यकीनन आपकी कमी हमें महसूस हो रही है, पर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और हमें भी जल्द से जल्द वहां पर हमारा बुलावा भेजे। ये बताइएगा कि जिस प्रवास के थ्रू आप जा रहे हैं, वैसे गो के आगे भी शेड्यूल हो गई हैं, लेकिन क्या ये आज की आखिरी परवाज होगी या इसके बाद भी कुछ परवाजें शेड्यूल हैं? आज और परवाजें हैं, चूंकि डिफरेंट एयरलाइंस की परवाजें, लेकिन जो सऊदी एयरलाइंस की आखिरी परवाज है, लेकिन और एयरलाइंस की परवाजें बिल्कुल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जरिए हम ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्लाइट्स डिले नहीं हो रही हैं, फ्लाइट्स टाइम पर जा रही हैं, चीजें बहुत शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं। आप अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, ये दुआ जरूर कीजिएगा अल्लाह इस सफर को मेरे लिए बहुत मुबारक करे, खैरियत करे। आमीन आमीन। आपके सफर को और आपकी रवानगी को और हम सब के लिए वहां पर जाना, इन सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारा सलाम अर्ज कीजिएगा खुदा की अदालत में, खुदा के घर में और मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह ताला हम सबको वहां पर आना नसीब फरमाए और पाकिस्तान के खुसूसी दुआएं ज़रूर करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, इस वक्त जो मीशत में भंवर खाती हिचकोले लेती हुई कश्ती में पाकिस्तान सवार है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बखैर आफियत साहिल समंदर तक लेके जाए जो कि पुरसुकून और इत्मीनान बख्शो। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक बड़े प्यारे से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, करेंगे आपकी मुस्कुराहट का मसला हल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ।
तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैंने यही कहा था, सॉरी इससे पहले मैंने आपको ये कहा था कि जब वापस आएंगे तो आपकी मुस्कुराहट का इलाज करेंगे। अब मुस्कुराहट कैसे आएगी? जब आपके दांत प्यारे लगते हैं टी टी टी। लेकिन उसमें एक इशू ये भी होता है, अगर आपका अंदर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपका चेहरा बेजार सा महसूस होता है। आप सामने वाले को बुरी सी शक्ल बना के देखते हैं, लोग कहते हैं यार ये नॉर्मली ऐसे होता है या आज तुम्हारी तबीयत ऐसे हो गई। अब उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो है होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। लेकिन हेपेटाइटिस के हवाले से वो कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जो उसमें कार फरमा होते हैं? मतलब मैंने कि क्या हेपेटाइटिस से बुरी ग़िज़ा खाने से, अच्छी डाइट ना लेने से हो जाता है, या फिर अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसने आपके साथ किसी गलत इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर दिया। अब गलत से मुराद ये कि एक ऐसा आला इस्तेमाल किया जो पहले किसी और के भी मुंह पर या उसके जिस्म पर इस्तेमाल किया गया हो और वो अब आप पर भी बगैर स्टरलाइज किए यूज़ किया जा रहा हो, तो वहाँ पर क्या क्या मसले होते हैं। तो अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के हवाले से, जिसकी फैलाव की अहम वजह जो है वो मैंने आपको बताया ना कि ये जो आले होते हैं यानी कि डेंटिस्ट हजरात के ज़ेरे इस्तेमाल जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं, कि इसके साथ भी हम मुंह के कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी में वेलकम कर लेते हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद है डेंटल सर्जन डॉक्टर तारिक अकबर साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर साहब ये एक ऐसी टर्म है जो कि मैंने भी इस्तेमाल की है, और मुंह का कैंसर, और ये बहुत से कम लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि एक तो हेपेटाइटिस के मरीज़ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ कर लिया है या कोई आपके चेहरे पे या ज़बान या दांतों में लग चुका है तो उसका मुंह का कैंसर आपको हो जाता है, वरना अमूमन लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुंह का कैंसर होने की कौन कौन से सिम्टम्स हैं और इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आजकल मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी, और उसकी जो मेन वजह यही है कि हम स्पेशली ये मेल्स में होते हैं, जिस तरह आजकल ये नस्वार हो गए और सिगरेट्स और ये गुटखा वगैरह, इन चीज़ों की वजह से मुंह का जो कैंसर है वो बहुत बढ़ जाते हैं ना। कुछ जगहों पे लिखते हैं कि जो लोग सिगरेट्स वगैरह नहीं करते, मुकाबले में वो लोग जो करते हैं तकरीबन 20% मोर चांसेस है कि उन लोगों को कैंसर हो जाए ना। तो ये सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो कॉमन इशू है ये वही है। बाहर ममालिक में सिगरेट के साथ साथ जो है ना अल्कोहल वगैरह भी है। इनके वैसे सिम्टम्स ये होते हैं कि कभी कभार हमारे मुंह में ऐसे छाले वगैरह नज़र आते हैं, स्पेशली रेड निशान वगैरह, या कोई स्वेलिंग होते हैं, या इसके अलावा कभी कभार हमें कोई चीज़ लेने में दिक्कत होती है और हमारे जो दांत हैं मोबाइल हो जाते हैं। तो ये मेन ऐसी चीज़ है। और कभी कभार हमारे मुंह में ऐसे ज़ख़म होते हैं कि जो नॉर्मल ज़ख़म होते हैं वो तकरीबन हफ्ते या मैक्सिमम 10 डेज़ में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे छोटी सी अगर ज़ख़म वो एक्सटेंड हो जाए, उसको महीना लग जाए या 2 वीक से ज़्यादा लग जाए, तो ये सिम्टम्स है कि वो ओरल कैंसर की तरफ जाते हैं ना। तो मेरे ख्याल में अगर ये सिम्टम्स आपकी मुंह में आ जाए, स्पेशली ये जो ज़ख़म ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, तो फिर हमें किसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक सैंपल वगैरह ले ले। तो ये मेन चीज़ उसके मेन उसके सिम्टम्स है जो अच्छा, पेशेंट डॉक्टर साहब मैंने ना 2 केसेस यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो उन बच्चों के हवाले से कि जिनके आधे से ज़्यादा दांतों में कीड़े लगे हुए होते हैं और बचपन से लगे होते हैं। एक वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जो कि उम्र के अभी उस हिस्से में नहीं पहुँचे कि जहाँ पर उनके दांत झड़ें, लेकिन इसके बाद वजूद तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, दांतों में रेशा रहता है, दांत के दर्द के मसाइल होते हैं, अगर और वो अपने फिर दांत निकलवाते रहते हैं जिनसे उनका खाना पीना भी बड़ा मुहाल हो जाता है। अगर ये चीज़ें कंटिन्यूटी में, ये तकलीफ आपके साथ 3 से 4 साल तक चल रही है, तो आप समझते हैं कि अब आपको इसका एक ऑरल टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि आपको पता चले खुदा न खास्ता मुंह का कैंसर आपको लाहक तो नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि आजकल स्पेशली हमारे जो हॉस्पिटल में और क्लिनिक्स में बच्चे आते हैं उनकी उम्र देख लिए 10 साल 12 साल होंगे और इस उम्र में उसके जो परमानेंट दांत होते हैं वो ख़त्म होते हैं ना। अगर छोटे बच्चे उसके अगर दूध के दांत हैं तो चलो इसमें हम कहते हैं कि इसके बाद परमानेंट दांत आने ना।
तो वैसे तो ये है कि हमारे पास मोस्ट पेशेंट इस टाइम पे आते हैं जब उनके दांत ख़राब हो जाते हैं ना। डेंटिस्ट के पास वैसे कोई नहीं आता, हालांकि होना चाहिए कि हर 5 से 6 महीने बाद आप डेंटिस्ट के पास विज़िट करें। वैसे बाहर ममालिक में तकरीबन 4 मंथ्स बाद लोग डेंटिस्ट के पास वैसे विज़िट के लिए जाते हैं। हमारे पास जब आते हैं तो या दर्द के साथ आते हैं या स्वेलिंग के साथ आते हैं और कहते हैं जी डॉक्टर साहब बस गुजारा नहीं होता और मेरे दांत निकलवा दें। तो हम इस उम्र में 10-12 साल में मेजॉरिटी लोग के दांत निकलवाएंगे तो फिर वो इसको तकलीफ़ होती है, खाने में मसला होता है और फिर हम आर्टिफिशियल दांतों की तरफ आते हैं। और कभी कभार हम आर्टिफिशियल दांत वैसे ऐसी जगहों से लगाते हैं जिस तरह वो मतलब स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, उसको पता नहीं होता ना, स्पेशली जो क्वेक वगैरह कर लेते हैं। तो उस वजह से वो जो मरीज़ अपने इलाज के लिए जाते हैं वो इलाज के बजाय वहाँ से ओरल कैंसर और हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी लेके जाते हैं ना। तो मेरे ख्याल में लोग को जाए कि कम अज़ कम अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 5-6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास विज़िट चेकअप करे और साथ साथ जो है ना अगर इस तरह की कोई अलामात वगैरह आ जाए और बजाय कि कुछ पैसे बचाने के लिए कोई अच्छे डेंटिस्ट का इंतखाब करे बजाय कि किसी डेंटल क्वेक उसके पास जाए ताकि फिर उसको ज़्यादा अल्लाह ना करे ओरल कैंसर की तरफ जाए। आपने अपनी गुफ्तगू में अभी गलत इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल या यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल से भी अपने हेपेटाइटिस का भी जिक्र किया, हम उस पर भी डिटेल बात करेंगे क्योंकि अभी चूंकि वक्त कम है, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम हेपेटाइटिस को भी जिक्र करेंगे। जरा अभी डेंटिस्ट्री को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें मुझे ये बताएगा कि मुंह के कैंसर के जो इम्कानात हैं वो बाकी कैंसर्स की निस्बत इसके चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि कितनी परसेंटेज है जो कि मुंह के कैंसर की पाई जाती है, और क्या ये लाइलाज है या काबिल इलाज है? पाकिस्तान में वैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर जो है ना आजकल वो टॉप पे जा रहे हैं और मेल में जो हमारे है वो ओरल कैंसर मैं है। इसलिए आपसे बात करूं सर, एक हमारी बड़ी ही प्यारी दोस्त हैं, खातून हैं, एंकर हैं, अभी वो सिर्फ अपने बेचारी मुंह के कैंसर की वजह से अपनी शोबिस के करियर को कंटिन्यू नहीं कर पा रही, इसलिए मैं उनके लिए भी ज़रा ज़्यादा कंसर्न होकर आपसे पूछ रही हूँ। नहीं बिल्कुल, ओरल कैंसर पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के बाद 2nd नंबर पे है और ये आपने जिस तरह बताया इसका इलाज मुमकिन है अगर हम इनिशियल किसी को, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप ये सिम्पटम्स आप में आ जाए, कोई छाले वगैरह आ जाए, कोई स्वेलिंग हो जाए इस तरह ना, तो अगर टाइम पे हम उसके एक सिम्पटम वो ले लें, सैंपल ले लें और हम उसको टेस्ट करें तो इनिशियल स्टेज पे हम उसको इलाज कर सकते हैं ना। लेकिन कभी कभार ज़्यादातर पाकिस्तान में पेशेंट ऐसे स्टेज पे आते हैं कि वो आखिरी स्टेज होते हैं ना, तो फिर हम इसका इलाज नहीं हो सकते। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में आ जाए तो हम उसको मेडिसिन से या कीमो से और कभी कभार सर्जरी से हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब लोग को पता चल जाए कि ओरल कैंसर है तो डर जाते कि बस जी मौत आने वाले हैं, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में अगर इनिशियल करे, बहुत से ऐसे पेशेंट हम ट्रीट कर चुके हैं हॉस्पिटल में जो ओरल कैंसर के साथ, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सेहतमंद है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या हम इसको भी कैंसर की ही एक सिम्टम समझें कि आपके मुंह में कोई जख्म है और मुसलसल अच्छे टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बावजूद, इलायची का इस्तेमाल करने के बावजूद, या कोई आप पेटल भी खा रहे होते हैं कि आपके मुंह से बदबू ना आए, लेकिन मुसलसल अगर बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो भी आपको डेंटिस्ट से रुजू कर लेना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों ने 2 चीज़ें का, एक अगर ज़ख़म ज़्यादा टाइम के लिए, मैंने कहा वैसे नॉर्मल ज़ख़म हफ्ता 10 दिन के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाते, जिस तरह कोई कट वगैरह लग जाते या हम कोई इस तरह की मिर्ची वगैरह खाते ना, तो अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए और वो कंटिन्यूसली बार बार वो ज़ख़म आते हैं तो मेरे ख्याल में फिर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और दूसरे आप लोगों ने जो स्मेल का बोला, इसको हम मेडिकल वर्ड में हेलिटोसिस कहते हैं। हेलिटोसिस उसको कहते हैं कि ये कुछ इस तरह होते हैं, कुछ पेशेंट्स का मैदे की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा। कुछ पेशेंट्स का ये होता है कि वो दांतों में प्लाक इन कैलकुलस, जिसको हम गंद वगैरह मसूड़ों में जमा होते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने कहा कि अगर ये भी चीज़ है तो मेरे ख्याल में और ज़ख़म है तो साथ में चेक करना चाहिए, ये भी एक अलामत हो सकती है। ठीक है, चलिए गुफ्तगू को हम थोड़ा सा ब्रेक यहीं पर लगाते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे नाज़रीन तो बात करेंगे उस हेपेटाइटिस के हवाले से जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था कि जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं उन्हें भी किस तरह से जो है अगर गलत इंस्ट्रूमेंट्स लग जाएं तो उनका मुंह का कैंसर या ओरल कैंसर जो है वो उसमें उस तरफ उनको चले जाते हैं वो अफराद। तो इसका क्या इलाज है? हेपेटाइटिस के मरीज़ इसका किस हद तक शिकार हो सकते हैं या ये बीमारी किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस सिलसिले में इस पर गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर तारिक अकबर साहब मौजूद हैं जो कि डेंटल सर्जन हैं। एक इस सिचुएशन की तो हमने बात की कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके मुंह में इस्तेमाल हो जाए और जो कि यूज हो, स्टरलाइज ना हो, तो आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसे ही एक खदशात यहाँ पर भी होते हैं कि अगर एक कोई गलत आला आपके जिस्म में कहीं पर या आपकी ज़बान के साथ लग जाए तो हेपेटाइटिस के भी जो असरात हैं आप उसके घेरे में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जरा ये मुझे बताएगा कि हेपेटाइटिस के हवाले से ये सिर्फ अच्छी या बुरी ग़िज़ा खाने से इसके असरात हमें नज़र आते हैं, या कितने बहुत पी लिया आपको यरकान जिसको कहते हैं हम लोग, वो वाला मामला हो जाता है, या फिर यहाँ पर भी कोई एक ऐसा आपने अपने चेहरे पर या मुंह में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लिए जो कि आपको हेपेटाइटिस में मुब्तला कर सकता है? इसके कितने चांसेस होते हैं? सिंपल मैं हेपेटाइटिस का बता दूंगा कि हेपेटाइटिस की भी ये लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी भी किस्में होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, जिसको नॉर्मल वर्ड में हम पीला यरकान कहते हैं और काला यरकान कहते हैं। जो हेपेटाइटिस ए है जिसको पीला यरकान कहते हैं, वैसे तो नॉर्मल हम अगर पानी पी ले वो ठीक नहीं होता, या बाहर से हम खाना खाए जो बाज़ारों से है ना, तो वो एक पीला यरकान होते हैं, वो कुछ हफ्ते 10 दिन में अगर हम करेंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है जो बहुत ख़तरनाक भी, जिसको काला यरकान कहते हैं, वो स्पेशली आपकी एक बंदे से दूसरे बंदे थ्रू ब्लड ट्रांसफ़र होते हैं। कि एक बंदे का है कि हेपेटाइटिस बी या सी का पेशेंट है, उसकी ब्लड दूसरे को गया तो वायरस वहाँ से चला गया। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उसकी हिस्ट्री नहीं ली और वो हेपेटाइटिस बी सी का था, वो इंस्ट्रूमेंट हमने उस पर इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है उसकी मुंह से वो ब्लड वगैरह सलाइवा आ गई, और वही इंस्ट्रूमेंट फिर हमने स्टेलाइज नहीं किया, तो इस पेशेंट से हेपेटाइटिस बी और सी दूसरी पेशेंट्स में ट्रांसफ़र हो गई। तो डेंटिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट से मतलब दो चीज़ों से हेपेटाइटिस बी और सी बहुत, एक जब हम बार्बर के पास चले जाते तो वहाँ पर वो जो ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ से जी बेसिकली ये है कि ये एक पेशेंट से दूसरे बंदे को ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, या कभी कभार हमारे जो नेडल ब्रेक होता है ना, तो इधर से भी जब आप शुगर के लिए टेस्ट करवाने जाते हैं, तो बहन ये है कि ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं ना, और हमारी डेंटिस्ट्री का काम ऐसा है कि हमने पेशेंट की मुंह में काम करना होता है, तो वही इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लग जाए दूसरे पे, तो इसलिए तो डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस हो या ओरल कैंसर हो, ब्लड ट्रांसफ़र या ब्लड लगने की सूरत में कोई भी वायरस की जो ट्रांसफ़र होती है वो कितनी तेज़ी से होती है? ये ओरल कैंसर में तो इतना ज़्यादा नहीं होती, ओरल कैंसर की और वजूहात हो सकती है, लेकिन जो हेपेटाइटिस है, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का ब्लड लग गया ना, तो ये तकरीबन विद आवर्स और मिनटों के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से ये चला जाता है ना, क्योंकि अगर आज यहाँ से चला गया तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन की, जहाँ तक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गई तो वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ ना, तो जितनी जल्दी, कभी कभार हम प्रैक्टिस के दौरान हमें कोई ब्रेक हो जाते हैं या कोई कट लग जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना भी ब्लड उधर है उसको निकाल दें, और करके उसके बाद हम, और स्पेशली हर बंदे को हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन है वो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अच्छा, इसी पे मुझे जरा एक सवाल का ये भी जवाब दें। आपने कहा कि आपको तो इल्म है और आप तो वो उस चीज को निकाल लेते, फौरी तौर पे अपने ब्लड निकाल लिया, लेकिन अगर आपके चेहरे पे ब्लेड लग गए, कुछ लग गया है, आपने अक्सर लड़कों को ज्यादा पता, आफ्टर शेव एंटीबैक्टीरियल एक लिक्विड यूज करते हैं, कुछ लोग ब्रश करने के बाद भी एंटीबैक्टीरियल गॉगल्स करते हैं, माउथ वॉश जिसे हम लोग कहते हैं। तो सर इस सिचुएशन में अगर हम लोग ये फेस पे अप्लाई कर लें या मुंह के लिए इस्तेमाल कर लें, तो क्या तब भी इससे बचा जा सकता है, ये फिर भी चांसेस बहुत ज्यादा है? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगे और आपको अंदाजा होगी, वैसे भी जरूरी तो नहीं है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हेपेटाइटिस का हो, लेकिन एहतियात के लिए अगर आपको कोई कट वगैरह लग गए तो बेहतर है कि हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस चीजें इस्तेमाल करें, ताकि इन चीजों से हम बच सकते हैं। एहतियात बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब अपना वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों की मालूमात में आपने इजाफा किया, और बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि इस वक्त ओरल कैंसर में मुब्तला हैं और जो प्यारे जिन्हें हम जानते हैं लेकिन उनकी बीमारी के बारे में हम नहीं जानते। अल्लाह ताला आपको भी सेहतयाब रखे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट है, वो है स्टेरॉयड डे के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टेरॉयड डे जो है वो मनाया जा रहा है, यानी कि सयारचों का आलमी दिन। शहाब साकिब, याद है आपने चौथी पांचवी की क्लास में पढ़ा होगा, अब जो पढ़ा था ना आज उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखानी सुबह पाकिस्तान की टीम में, तो चलिए पहले देखिए। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इस दिन 1908 में साइबेरिया के एक जंगल में एस्टेरॉयड गिरने से धमाके के नतीजे में हजारों दरख्त
और जंगली हयात जलकर राख हो गए थे। इसलिए हर साल 30 जून को ये दिन एस्टेरॉइड्स को समझने और इनके खतरात के बारे में आगाही पैदा करने की गर्ज से मनाया जाता है। ये दिन हमारी जमीन को एस्टेरॉइड्स के असरात से बचाने की एक आलमी तहरीक है। एस्टेरॉइड सूरज के गिर्द घूमते हैं। इनका हुजम कंकड़ से लेकर तकरीबन 600 मील तक भी हो सकता है। एस्टेरॉइड्स को सियारे नहीं समझा जाता, अलबत्ता माहिरीन फल्कियात इन्हें निज़ाम शमसी का बचा हुआ मवाद करार देते हैं। निज़ाम शमसी में कई लाख एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, जिनमें से अभी कुछ ही दरियाफ्त हो सके हैं। माहिरीन कहते हैं कि कुछ एस्टेरॉइड्स इतने छोटे होते हैं कि इनका पता लगाना भी मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2016 में इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे मनाने का ऐलान किया। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये रिपोर्ट आपने देखी। सॉरी मैं ब्रेक पर नहीं गई थी, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा था कि मैं ब्रेक पर चली गई हूँ, लेकिन छोटी छोटी गलती हो जाती है, माफ़ी दे देनी चाहिए। अच्छा जी, वो ये मामलात हैं कि मैंने आपसे बात की थी ना कि जब हम लोग वापस बात करेंगे किसी टॉपिक पे इस रिपोर्ट के बाद, तो ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करेंगे। आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि मुल्क की मईशत जिस तरह से सब परेशानी में मुब्तला है, आवाम को चाहिए कि जहाँ पर 4 चाय की प्याली होती थी वहाँ पर 1 प्याली कर दें। तो आपको मैंने और शुएब ने मशवरा दिया था कि चलें, उन्होंने आपको ये मशवरा दिया है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वैसे चाय का इस्तेमाल आप लोग कम कर दें क्योंकि चाय हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और ये बड़ी महंगी इंपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। ऐसे में 2 मज़े की चीज़ें हैं, एक लस्सी है और एक सत्तू है। इसका इस्तेमाल आपको न सिर्फ तरोताज़ा रखता है, हशाश बशाश रखता है, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखता है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये डेफिनेटली चाय की एक प्याली से कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। जिनसे आज हम बात करने वाले हैं, यूँ तो इससे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में उन्हें सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बना चुके हैं, लेकिन कुछ मालूमात मज़ीद आज हम उनसे लेंगे। हर्बलिस्ट सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आगा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आगा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब ये मशवरा आया कि चाय की प्याली को कम कर देना चाहिए, तो ऑल्टरनेट में फिर ये भी सामने आया कि लस्सी पी लीजिए, सत्तू पी लीजिए, क्योंकि मौसम में गर्मा में गर्मी की शिद्दत इस बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ज़रा इसकी अफादियत और इसकी ग़ज़ाइयत के बारे में बताइएगा कि एक चाय की प्याली और लस्सी या सत्तू का एक गिलास इंसान के लिए दोनों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या चीज़ें हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर दुनिया की हर जमीन की एक अपनी रिवायत है और उस रिवायत को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो रिवायत है वो लस्सी ही है। हम आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अगर मैं सच कहूं तो आज से 15 साल पहले पंजाब में चाय का उमूमी तौर पर वजूद नहीं था। आमतौर पर लोग लस्सी ही पिया करते थे, इसलिए कि वो हमारे मौसम के एतबार से एक ऐसी ग़िज़ा है जो हमारे मौसम की शिद्दत में हमारे जिस्म की मुतासिर होने वाली चीजों को रिकवर कर देती है। तो लस्सी जो है उसका कोई मैच चाय के साथ तो हो ही नहीं सकता। चाय फैशन में शुरू में आई थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी का हिस्सा इसलिए बन गई कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो हमारे आसाब को सुकून देते हैं और उस आसाब के सुकून की वजह से हम उसके आदी होते जाते हैं। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो चाय जो है वो नशा है, बहुत कम मिकदार में सही, क्योंकि लेकिन वो नशा है। कैफीन की मिकदार के ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हम मुख्तलिफ ब्रांड्स की चाय देखते हैं तो उसमें जरा ज्यादा होती है। अक्सर लोग पूछते भी किसी अगर स्टोर पर आप चले जाए, मैडम आपको लाइट चाहिए या आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर उसका नुकसान इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। मैं राइट? एग्जैक्टली इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि चाय जो है वो कहीं ना कहीं बहरहाल हमारे जिस्म के निजाम पर असर कर डालती है और उसका आदी इंसान बनता है, इसलिए कि उसमें ब्रेन में कहीं ना कहीं हमारे केमिकल्स को डिस्टर्ब करने की सलाहियत है। अच्छा, लस्सी को अगर हम देखें तो लस्सी हमारी जो लाइफ है उसका एक हिस्सा है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात वजाहत करूं। बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज है कि ये क्या होता है, ठंडा और गर्म क्या होता है, ये सब बेकार बातें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी जिंदगी में मौका मिला और आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया तो मैं इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करना चाहता हूं कि ये गर्म और ठंडा जो है ये साइंसी मालूमात की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक बात है और इसको इसी तरह हमें मैनेज करना चाहिए। अब मैं अर्ज करता हूं कि जो लस्सी है, अगर हम एक ग्लास यानी 250 ml अगर हम लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर 155 कैलोरीज होती है। अब आप ये देखिए कि वो लोग जो लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं नो नो लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना तो मोटे हो जाओगे। तो आई एम सॉरी,
वो उनको कैलकुलेशन दे दीजिएगा कि एक ग्लास लस्सी जो एक पाव 250 ग्राम होती है, ml होती है, उसके अंदर 155 कैलोरीज होती हैं और अलाउड आपका जो अलाउंस है उस एतबार से उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आपने दूसरी चीज का नाम लिया? जी जी सत्तू के बारे में जानना चाह रही। जी दूसरी चीज जिसका आपने जिक्र किया वो है सत्तू। सत्तू असल में सत्तू का रिवाज जो है, दरअसल दो बातें हैं। जब गर्मी पड़ती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो न सिर्फ ये कि हमारे जिस्म में फटीग पैदा होती है, बल्कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बढ़ जाती है। अब ऐसे मौके पर कोई ऐसी चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट वाटर को बेहतर करे, हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ स्वीट को पूरा करे और हमारे एनर्जी लेवल को बेहतर करे, ये एक ऐसी कॉम्पैक्ट कोई चीज अगर है तो फिर वो जौ का सत्तू है। जबरदस्त। अच्छा आगा साहब, जरा ये भी बताइएगा मुझे कि अमूमन लोग जब सुबह के औकात में लस्सी का इस्तेमाल उन्हें दे दिया जाए तो वो कहते हैं कि लस्सी पी के हमें नींद आना शुरू हो जाती है और हम अपने काम पर ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते, इसलिए लोग ज्यादातर चाय का इस्तेमाल फिर सुबह के औकात में करते हैं। लस्सी पीने के जरा औकातकार हमें बता दीजिए कि सुबह के लिए पिए तो ज्यादा बेहतर रहती है, शाम में भी किसी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो। और दूसरा ये कि क्या ये एक मिथ है या ये वाकई बात सही है कि लस्सी पीने से आप थोड़े से ढीले ढाले महसूस होते हैं, थोड़ा सा आपको नींद की कैफियत होती है? देखिए, हमारे यहाँ लस्सी बनाने के मुख्तलिफ तरीके, कुछ लोग जो है वो चाटी की लस्सी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दही की लस्सी इस्तेमाल करते हैं, कोई दही और दूध मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। वो आमतौर पर जो चाय पीने का जो जिन लोगों के ऊपर नशा सवार होता है, हम लोग आमतौर पर चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तो वो लोग जो है वो जब लस्सी पीते हैं तो उसके अंदर जो कूलनेस होती है वो दरअसल ब्रेन सेल्स को सुकून देती है और वो सुकून की वजह से वो सारा दिन लेथार्जिक रहते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने लस्सी को व्हाइट वाइन का नाम दे रखा है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा चलें जरा आप इस सवाल की तरफ भी आते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा बदल रहा है और ऐसे में अब आम का सीजन भी है। अब लोगों को बहुत ज्यादा जोश चढ़ता है कि भाई आम तो कुछ टाइम के लिए तो जरा खा लें। आम समेत कुछ ऐसे और सीजनल फ्रूट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर घर में पक जाए तो इंसान रेजिस्ट नहीं कर पाता और बंदा वो खा ले तो मैदे में गर्मी हो जाती है और फिर आपको वो पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। सर इसको दूर भगाने के लिए हकीमी नुस्खा कोई बताइए कि आपको मेडिकेशन की तरफ ना जाना पड़े, आप जरा ये इस हर्बलिस्ट नुस्खे का इस्तेमाल करके तो जरा इन दानों से निजात पा लें, ये जो आपको छोटी छोटी पित्त या दाने या फिंसी फोड़े निकल आते हैं कुछ भी गर्म खा पी लेने से। अच्छा, मैं आपसे दो चीजें अलग अलग करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो हम फुंसी फोड़ों की बात कर रहे हैं ये एक अलग मैटर है, एक गर्मी दाने ही एक अलग मैटर है। गर्मी दानों का मतलब यह है कि हमारे जिस्म की जो पसीने की गिल्टियां हैं उनका जो एग्जिट है, उनके जो छोटे छोटे से हमारे सेल्स हैं वो दरअसल मुंह उनका बंद हो जाता है, उसका एग्जिट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी दाने निकलते हैं। ये एक बिल्कुल अलग मैटर है। और अगर हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के दानों की या पिंपल्स की तो ये बिल्कुल अलग मैटर है। इन दोनों को हमें अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कि हम लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो जो गर्मी दाने हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकते हैं। लेकिन देखिए लस्सी के रेशो में इस बात को तय कीजिए कि आप कितनी गाढ़ी लस्सी, गाढ़ी से मेरे मुराद ये कि जिसमें दही का इस्तेमाल ज्यादा किया गया हो, जिसमें दूध का इस्तेमाल मिक्स किया गया हो, उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है। और अगर हम एक लस्सी इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिर्फ आधा पाव जैसे दही है और उसके अंदर आधा लीटर पानी है, आधा लीटर पानी को उसके साथ अगर बना रहा है, बहुत पतली सी लस्सी बनाई है तो उसकी इफेक्टिविटी बिल्कुल अलग है। और जिन लोगों को गर्मी दाने हैं मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो बहुत कम दही के साथ ज्यादा पानी वाली लस्सी इस्तेमाल करेंगे तो वो गर्मी दाने कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगे। तो सर ये आका साहब ये बताइएगा, मैं शायद गलत हूं, अगर नहीं हूं तो इसको चाटी की लस्सी बोलते हैं या फिर वो कच्ची लस्सी बोलते हैं जो ये ज्यादा पानी वाली होती है? देखिए ज्यादा पानी वाली लस्सी दोनों हो सकती है। चाटी की लस्सी का एक और वर्जन है, वो है दही को निकाल करके, दही में से चिकनाई को निकाल कर जो बाकी बच जाती है उसको चाटी की लस्सी कहते हैं। तो कुछ लोग वो उसको चाटी, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है जो हर घर में फौरी तौर पर बन सकती है, ये आप हल्की लस्सी इसको कह लीजिए, लेकिन ये चाटी की लस्सी टेक्निकली नहीं कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। और ये कि दिन में किसी भी लम्हे किसी भी वक्त आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको जो ढीलम ढाला महसूस हो मतलब इनकी कैफियत हो जाती है, ये सब मिथ्स हैं?
नहीं, देखिए मैंने आपसे अर्ज की कि जो चाय के आदी लोग हैं वो अगर फौरन रस्सी पर आएंगे तो ये जो ढीला ढालापन वाला लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे ये डेफिनेटली पॉसिबल है। उसकी वजह ये कि वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे थे कैफीन, यहाँ कैफीन नहीं है, यहाँ पर ड्रिंक है। अच्छा, मैंने आपसे 3 चीजें अर्ज की थी कि गर्मी में हमें जरूरत है एनर्जी की, गर्मी में हमें जरूरत है शुगर की, गर्मी में हमें जरूरत है पानी की। ये 3 चीजें मुख्तलिफ हैं। मैं इस पर बात करने से पहले एक छोटा सा पैगाम मैं आपसे अर्ज करूं कि पानी पीने का तरीका क्या है। पानी पीने का तरीका ये है कि पहले एक घूंट पानी लीजिए, अपने पूरे हलक को तैर कीजिए, इसलिए कि प्यास लगने का अमल उसी वक्त शुरू होगा जब आपके गले के अंदर ड्राइनेस पैदा होगी। तो उस ड्राइनेस को कम कीजिए पहले घूंट से, दूसरे घूंट से अपनी ईसोफेगस को आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर लीजिए और उसके तीसरे घूंट के साथ आप प्यास को बुझा लीजिए। और यही तरीका साइंटिफिकली बेहतर है और यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये पानी पीने का जी ये साइंटिफिक तरीका है, ये मैं साइंस से साबित कर सकता हूं कि यही तरीका बेहतरीन तरीका है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जौ की, मैं बात कर रहा था पानी की, एनर्जी की। देखिए सर्दी जब हमारे अंदर बहुत शदीद गर्मी महसूस होती है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बढ़ गई है। अब वो पानी हमें चाहिए, वो पानी सत्तू के शक्ल में हम ले सकते हैं। अगर फर्ज करें कि हमारे जिस्म से पसीना निकल गया है, हम लेथार्जिक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सी मिठास की जरूरत है ताकि हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो बेहतर हो और हमारी एनर्जी ब्रेन की जो है वो बेहतर हो। तो हमने दूसरी चीज जो उसमें शामिल की वो गुड़ या शक्कर शामिल की। और तीसरी चीज जौ। अगर जौ को मैं देखूं, मैंने अभी अर्ज की कि एक ग्लास लस्सी में 155 कैलोरीज होती हैं। मैं आपसे दूसरी तरफ आपसे अर्ज करूं कि अगर 100 ग्राम जौ है तो उसके अंदर 354 कैलोरीज होती हैं। तो इसलिए इन कैलोरीज की कैलकुलेशन को अगर आप देखें तो फिर आपकी समझ में वो गर्म ठंडे वाला तस्वुर भी साइंटिफिकली आ जाएगा और ये भी आ जाएगा कि आपको उस वक्त कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो उतनी एनर्जी एट द कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। आगा साहब यहीं पे मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए कि अगर ये जो 300 कैलोरीज आपने बताई, अगर कुछ खवातीन इसको लेना भी चाहेंगी तो वजन बढ़ने के डर से वो कभी ले भी नहीं पाएंगी, तो वजन बढ़ाने में ये कितना कारआमद साबित होता है ये सत्तू? देखिए, बुनियादी तौर पर तस्वुर ही गलत है कि ये ज्यादा खाने से लोग मोटे होते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा कि बुनियादी तस्वुर ये है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कितना अच्छा है। खुदा के लिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपना मेटाबॉलिक रेट बेहतर करें। दुनिया में कभी मुमकिन नहीं है कि आप का वजन बढ़ जाए। मेटाबॉलिक रेट अगर आपका कम हो गया है, जो हम लोग अपनी मुख्तलिफ हरकत से कर लेते हैं, डाइट प्लान पर अमल कर करके कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया कुछ और है, हम कुछ और सबक सिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करना हमारे लिए बेहतरीन अमल है और इससे वेट बढ़ने का इम्कान भी नहीं है। अगर मैं अपनी रिवायतों की बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं रिवायतों का अमीन हूं। मैं रिवायतों की अगर बात करूं तो आप किसी भी भारी ग़िज़ा का नाम लीजिए, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो निहारी हो, चाहे वो पाए हो, चाहे वो हलीम हो, दुनिया की किसी भारी चीज का नाम लीजिए, मैं रिवायत की बात कर रहा हूं। तो वहां पर मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है कि उसके ऊपर अदरक बिल्कुल बारीक बारीक काट कर जरूर डाला करो, इसलिए कि अदरक में जिंजरीन है और जिंजरीन हमारे स्टिमुलेट करती है हमारे हजम के निजाम को और हमारे मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करके उस चीज को हजम करने में हमारे जिस्म की मदद करती है। अगर हम इस पैटर्न को समझ लें कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करना हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, हमारे जिस्म के फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए कितना जरूरी है, तो शायद ये बहुत सारे मसाइल हमारे बेहतर हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हमें एक्सप्लेन किया इन सारे मामलात को कि इस वक्त सिचुएशन जो है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि मामलात ऐसे नहीं है। आपने अपना मेटाबॉलिक जो है उसको बेहतर बनाना है। अक्सर जब हमारे डाइटिशियन से बात होती है तो भी वो हमेशा यही बताते हैं कि खाना पोर्शंस में डिवाइड करें आप। अगर आप खाना पोर्शन में डिवाइड करके खाएंगे तो वो आपको जल्दी हजम भी हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि जो आपकी एपेटाइट है
वो भी बेहतर रहेगी, क्योंकि आपका स्टमक, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पतले रहें, खुद को जरा स्लिम महसूस करें, तो इसलिए स्टमक का छोटा होना जरूरी है ना। अगर तो आप भर भर के एक ही टाइम पर खाना खा लेंगे तो वो आपका जो पेट है वो गुब्बारा बन जाएगा और फिर वहां पर आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था चाय के कंपैरिजन ड्रॉ करना था हमने लस्सी के साथ, सत्तू के साथ, तो वहां पर सिचुएशन जो है वो हमें इस तरीके से नजर आई कि जो लस्सी है वो आपके लिए किस हद तक जरूरी है। हाँ, लेकिन आका साहब ने इस बात का बड़े दुरुस्त तरीके से जवाब हमें ये दिया कि वो लोग जिनकी आदत है सुबह के औकात में चाय पीना, क्योंकि चाय में निकोटीन मौजूद है, चाय में कैफीन मौजूद है और वो आपको जरा फ्रेश इसलिए रख देती है क्योंकि अर्ली जो सुबह और लोग उठने वाले हैं वो तो लस्सी का इस्तेमाल अगर फौरी तौर पर करना शुरू कर देंगे तो खुद को बड़ा वो डाउन और डम यूज जो है वो फील आएगी, बड़े लेथार्जिक से खुद को महसूस करेंगे लस्सी पीने के बावजूद। इसलिए मैं सुबह सुबह जरा ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि सुबह 6:45 उठना पड़ता है। बट एनीवेज लेकिन फिर भी अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, मैंने क्वेश्चन ये भी किया था कि आपको गर्मी दाने निकल आते हैं, आपको फिंसी फोड़े निकल आते हैं, तो भी लस्सी का एक दूसरा तरीका उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा था कि पानी की मिकदार ज़्यादा और लस्सी की में जो दही की मिकदार है वो आपने कम रखनी है। इससे जो है वो आपको बड़ी आसानी मिल सकती है अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर करने के लिए। सत्तू के हवाले से भी उन्होंने बताया कि सत्तू में कैलोरीज ज़्यादा होती है, जिस पर मैंने क्वेश्चन उनसे रेज किया कि सत्तू की अगर मिकदार आपकी बॉडी में ज़रा ज़्यादा होती जा रही है तो वो ख़वातीन जो कि सत्तू पीना चाहती हैं क्या उनकी उसमें बहुत ज़्यादा वज़न में इजाफा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने हमारे मामलात को आसान कर दिया और बताया कि कुछ कैलोरीज जो होती हैं वो बड़ी बेहतरीन कैलोरीज होती हैं और उनका आपके मोटापे से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि हमने आपको न सिर्फ लस्सी के हवाले से बयान किए बल्कि सत्तू के हवाले से भी हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। और यहीं पर मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ज़रा अच्छे तरीके से करना शुरू कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके लिए मामलात जो है थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का हम देख रहे हैं कि ज़ोर बहुत ज़्यादा है और इसमें भी ऐसा कोई मुबालगा नहीं है कि अगर आप लस्सी का इस्तेमाल सुबह करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, अगर आप लस्सी का इस्तेमाल शाम में करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो आप इसको जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन ऐसा करते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है, वो आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। पहले कौम से माफ़ी मांगे वो किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को जिस दलदल में डाल के गए, हसन इकबाल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बराह रास्त आपने मुलाहिज़ा की। कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल, जब आपको कोई टिकटॉकर कहता है तो आपको कैसे फील होता है? क्योंकि हमारे यहाँ टिकटॉकर कहना है किसी भी बच्ची को, लड़की को, गर्ल को या कोई एक ऐसा जो कि प्रोफेशन कोई और हो लेकिन फिर भी टिकटॉक यूज़ करता हो तो बड़ा एक अजीब सा वाइब आती है। हाँ, सम टाइम बहुत वियर्ड लगता है बिकॉज हर कोई यूज़र बैठा हुआ है और सबको लगता है कि बहुत चीप हैं और इस तरह का लोग वर्ड यूज़ करते हैं सम टाइम। बट वी नो कि व्हाट वी हैव टू पोस्ट जो हम लगाते हैं वो इस तरह का नहीं होता कि हम उसको वल्गर बोले। Exactly. तो सम टाइम लगता है, बुरा लगता है, बंदा कहता है यार हमें भी उसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। देखिए हर जगह पर हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, थोड़ा ये भी बताइएगा क्योंकि हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम है अभी पाकिस्तान में, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो टिकटॉक या इस तरह की सोशल एंटरटेनमेंट साइट्स यूज करके पैसे जनरेट कर रहे हैं। आपके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर रखने वाला कितने पैसे बना लेता महीने में? देखिए डिपेंड करता है ना, अगर आपके फॉलोअर्स इतने हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो पब्लिसिटी और एड्स वगैरह लोग देखते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टिकटॉक आपको पैसे देते हैं। अच्छा, टिकटॉक से कोई आप मनी जनरेट नहीं करते। ये ऐसे होता है कि आपको डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं जिनकी हाँ बीच में कैंपेन्स आती हैं वो आपको पे करते हैं। यू हैव टू मेक अ वीडियो, उस पर वीडियो बनाते हैं, वो आप पोस्ट करते हैं, उस कैंपेन पे जो वीडियो आप पोस्ट करते हैं वो आपको उससे पैसे आते हैं। बट जो आप प्राइवेट अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं वो आपको पैसे नहीं मिलते। हाँ, वो उससे ये होता है कि आपको लाइक्स हो जाते हैं, आपका फेम होता है, आप उसमें ऑफ कोर्स एक उस हिट लिस्ट में जा रहे होते हैं। जब आप हिट लिस्ट में जाते हैं तो आपके बाकी सोशल साइट्स भी जो हैं वो उसी तरह से फेमस होती जाती है। लेट्स सपोज आपको अगर टिकटॉक से आपका नाम बनता है तो वो इंस्टाग्राम पे भी ऑफ कोर्स आपको लोग सर्च करेंगे,
फिर उसके बाद आपको फेसबुक पे भी सर्च करेंगे, तो इस तरह डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म बनते जाते हैं। ठीक है। जब आपके प्लेटफॉर्म बन जाते हैं तो फिर आपको डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, डिफरेंट कोई किसी को अच्छा लग गया, कोई तो स्टाइल में कर रहा होगा टिकटॉक, कोई फूड में टिकटॉक कर रहा होगा, इस तरह से वहां पर भी डिफरेंट साइट्स निकल आती हैं। जिस तरह से ये है होम बेस्ड आप कह रही हैं कि उस तरह से ये कि आपकी कोई स्किल्स हैं, कोई चीज है, उसको आप वीडियो बनाएं, उसको आप पोस्ट करें। कितने से कितने सेकंड्स की वीडियो पोस्ट की जा सकती है? डिपेंड करता है, अब तो एडिटिंग कुछ थोड़ी चेंज हुई है, बट 15 की भी होती है, 30 की भी और होती है। मैक्सिमम कितने की होती है? आई थिंक 60 सेकंड्स आर इनफ टू अपलोड अ कंटेंट। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली ये देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि टिकटॉकर से मिल रहे हैं ताकि उनका जो विजन है वो आवाम तक लेके जाया जाए, यंगस्टर्स तक लेके जाया जाए। ये चेंज, ये बदलाव कैसा देखती हैं आप? हाँ एग्जैक्टली ऐसा मैंने काफ़ी देखा है। उसका रीज़न भी ये है कि जब वो पॉलिटिशियन उनके अकाउंट्स पे जाते हैं, वो ऑलरेडी फेमस है, इतने लोग उनको देखते हैं, तो वो भी फिर इनडायरेक्ट उन तक पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच कवल अपना वक्त देने के लिए। वक्त कम था लेकिन हम ज्यादा गुफ्तगू कर पाते क्योंकि एहसन इकबाल साहब की मीडिया गुफ्तगू थी, ये भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि कुछ और हमारे प्यारे से मेहमान हैं जो कि कराची में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जरा उनकी तरफ आपको लेके चलते और उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। सलमान हसन है, अली हसन है और जैद हसन हमारा इंतजार करें। इंतजार हमारा इसलिए करें क्योंकि जनाब जल्द ही इनकी एक फ्लाइट है जिसमें इन्होंने सवार होके गालिबन यूके या यूएस जाने। जरा मैं इनसे तस्दीक कर लूंगी कि उनको जाना कहां पर है। अच्छा जी, पाकिस्तान में पहली बार फॉर्मूला जो कार है वो इंट्रोड्यूस इस तरीके से करवाई गई है जो कि ड्राइवर लेस है। जी हाँ, बगैर ड्राइवर के अब ये गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट की गई है और बगैर ड्राइवर के ये गाड़ी हमें चलती नहीं बल्कि दौड़ती हुई नजर आएगी। तो जरा इन जवानों से, इन यंगस्टर से बात करते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है बगैर ड्राइवर की गाड़ी तैयार करना। तो अब सबसे पहले तो मैं सलमान की तरफ आती हूँ। सलमान, जरा ये पहले एक तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा बगैर ड्राइवर की गाड़ी मैन्युफैक्चर करना, और दूसरा ये कि सारे आपके आप भाई हैं, सलमान हसन, अली हसन, जैद हसन? नहीं, ये मेरे भाई और ड्राइवरलेस व्हीकल बनाना उसका सिस्टम बनाया है उन्होंने, और वो एक बड़ा माइलस्टोन था जो हमने कवर किया। और पाकिस्तान में ये हम लोगों ने पहली दफा किया है और ये सिस्टम हम लेके जाएंगे यूके। फॉर्मूला स्टूडेंट यूके हमारा कंपटीशन है 6 जुलाई to 10 जुलाई, जो कि उधर हम लोग ये सिस्टम ले जाके वहां फिर इस सिस्टम को टेस्ट करेंगे और इसके साथ एक गाड़ी की फुल रेस करेंगे जो कि 22 किलोमीटर का एक ट्रैक। ठीक है, अभी आपने जाकर इसको टेस्ट करना है और फिर उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर हम लोग देखिए इसका पूरा मॉडल जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, जरा अली आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा ये जनरेट करने में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको कितना टाइम लगा, और जब आपने ड्राइवरलेस ऑप्शन के बारे में सोचा तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली जरा हटकर लग रहा होगा मामला, ये बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए? लेकिन बेसिकली अराउंड 7 months अगो हम लोगों ने ये आइडिया, टीम बैठी और हम लोगों ने आइडिया सोचा कि व्हाई शुड वी मूव टू ड्राइवरलेस व्हीकल्स। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितने भी हमारी टैलेंटेड टीम के मेंबर्स हैं वो बैठे और उन्होंने फिर पूरी उसकी टाइमलाइन सेटअप की और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 7 months ऑफ हार्ड वर्क वी आर एट अ पॉइंट कि हम लोगों ने क्या नाम है पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक तैयार कर दिया है। और जैसे सलमान ने बोला है, हम इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक FSU के, और उसको उधर जो उनकी गाड़ी अवेलेबल है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और उधर जो इवेंट्स हैं उसको इंशाल्लाह पास करेंगे विद बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सैयद, ये बताइएगा, जैसे सलमान और अली ने मुझे बताया कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप लोग यूके जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो पार्टिसिपेशन यहाँ तक कैसे पहुंची है, रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या होता है, वहां पर जरा जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जो टोटल टीम्स हैं जो इस कंपटीशन में ड्राइवरलेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 16 टीम्स हैं, और ये कंपटीशन जो ड्राइवरलेस का है ये मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और हम वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और ये पाकिस्तान मतलब पूरे एशिया में जो है पहली पाकिस्तान की टीम होगी जो यूके के ऑन ग्राउंड जाएगी एंड ड्राइवरलेस व्हीकल DD कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगी। And the world is moving toward the AI and automation. तो हमने सोचा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस एरिया में पीछे क्यों रहे,
तो दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर ड्राइवरलेस कैटेगरी। और रजिस्ट्रेशन का ये होता है कि मतलब आपको आपका हर साल जो है ना ये कंपटीशन होता है, तो आप साल के स्टार्ट में जो है ना आप रजिस्टर करते हो, आपके पास 1 साल होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। कंपटीशन इस तरह से था कि हम लोगों ने ना सॉफ्टवेयर बनाना था एक ड्राइवरलेस व्हीकल का। टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं उसकी इंडिविजुअली मॉड्यूल्स की। हम लोग एक स्केल प्रोटोटाइप बनाते हैं एंड देन हम लोग जो है सिमुलेशंस वगैरह करते हैं। वहां पे हमें एक वो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं जिसपे वी रन आवर स्टैक। ठीक, सलमान जरा ये बताइए, मैंने तो फिलहाल 3 सवाल किए, मजीद भी आगे आप लोगों से बातें होंगी इस बारे में, लेकिन अभी तक अगर आपने कहीं और इंटरव्यू दिया है तो किसी ने सवाल पूछा है कि सलमान भैया खाली फॉर्मूला ही रेडी हुआ है या कार भी बनानी है आपने? जी, उन्होंने कार भी बनाई है बैठेंगे अंदर और इसमें एक ही लोग बैठ सकते हैं। हमने ये अपनी चौथी एडिशन है हमारी गाड़ियों की, और 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो अभी शिफ्ट हो गई है यूके, और फिर हम लोग भी इंशाल्लाह जाएंगे इस कंपटीशन में पार्ट लेने। इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, मुझे ये भी बताइए कि क्या सिर्फ 3 आप लोग ही जा रहे हैं या आपके इस ग्रुप में मजीद और लोग भी शामिल हैं? हमारी 32 मेंबर्स हैं जो कि जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है, और वो इंशाल्लाह यूके में वो अटेंड करेंगे। 32 मेंबर्स, इसमें फीमेल मेंबर्स भी हैं, और काफी ज्यादा हमारी टीम में फीमेल्स को इन कामों में आगे हिस्सा लेती हैं हमारे साथ, मेल्स मेंबर के साथ भी, और काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान फीमेल्स की। ठीक है, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह इसमें हमारी जो बच्चियां हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें। अली, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये ड्राइवरलेस कार है तो इसको ऑपरेट करने का तरीकाकार क्या होगा? क्या किसी रिमोट के जरिए आप इसको हैंडल करेंगे, किसी सिस्टम के थ्रू आप इसके जो है मतलब इनके स्पीड वगैरह उस चीज को मैनेज करेंगे, क्या तरीका होगा? लेकिन पहले तो नॉट गेटिंग इट कंफ्यूज्ड, हम लोग बेसिकली हमारी टीम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिए जो कि बेसिकली हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है प्रॉपर, और दूसरा जो हमारा जो इवेंट है और कंपटीशन है वो बेसिकली ड्राइवरलेस का, जिसका हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर अभी तैयार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एक बिग अकॉम्प्लिशमेंट है। तो गाड़ी हमारी शिप हो चुकी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका ड्राइवरलेस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो ड्राइवरलेस सिस्टम है वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, वो हम लेके जा रहे हैं एज एन AI ड्राइवर, SSD के अंदर लेके जा रहे हैं, जो कंप्यूटर है जो कि उधर जो गाड़ी अवेलेबल होगी जो ड्राइवरलेस कैटेगरी के लिए उन लोगों ने तैयार की हुई है, जो IMECI वाले हैं जिस कंपटीशन में हम जा रहे हैं, उसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। और हम लोगों ने बेसिकली सेटअप ऐसा होता है, ये जो पूरा सिस्टम है उसका ये होता है कि हम लोग मिशंस ऑलरेडी बना लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और उसके बाद वो मिशन जो है बेसिकली हम लोग सिमुलेटर पे ट्राई पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो उधर गाड़ी देते हैं उसको हम लोग फिजिकली देखना चाहते हैं। ये बेसिकली पूरा सिस्टम। वाह, नाइस। बस जैद, मैं लास्टली आपसे एक सवाल ही आखिरी लेना चाहती हूँ, ये कंपटीशन जो है कितने दिनों तक जारी रहेगा और कितने चांसेस लग रहे हैं आप लोगों को इस बार कामयाबी के? जो कंपटीशन है वो 6 to 10 जुलाई है, तो 4 दिन होंगे हमारे पास कंपटीशन के लिए, और हर दिन पे जो है ना शुरू में इंस्पेक्शन है, उसके बाद हम लोग के जो मिशन है वो होंगे, तो 4 दिन का है। ठीक है, बस चलें, हमारी बहुत सी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, पाकिस्तान का नाम रोशन कर। लोग एशिया में सबसे पहले बार अगर किसी कोई एजाज हासिल है तो वो आप हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी यूथ है, और हमारी टीम इंशाल्लाह आपके साथ जरूर कोऑर्डिनेट करेगी। अल्लाह करे कि आपको इसमें कामयाबी आप समेटें, और फिर आज तो हम लोग आपके जाने से पहले बात करें, तब जीत के बाद हम आपकी जीत का जश्न आपके साथ मनाएं। बहुत सी दुआएं, बहुत से बेस्ट विशेज आपके लिए, ना सिर्फ सुबह पाकिस्तान की टीम से बल्कि एंटायरली मैं PTV की तरफ से आपको कहूंगी, अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करें। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।